हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। अब जबकि न सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो गया है, तो हम सर से बातचीत करेंगे कि ये एक सपना हुआ करता था, संकल्प हुआ करता था, जो सिद्धि में तब्दील हुआ है, तो उनके मन में क्या चल रहा है। सर, नक्सलवाद के खात्मे के बाद आपने एक नई सूबा का जिक्र किया है। ये नई सूबा आ पाना कितना कठिन था सर? निश्चित रूप से 31 मार्च 2026 न केवल छत्तीसगढ़ बस्तर बल्कि देश के लिए नई सुबह, नई रोशनी और नया उत्साह लेकर आया है। और जो वर्षों की पीड़ा थी और ख़ास तौर से बस्तर में खास हजारों लोगों को जिस प्रकार प्रताड़ित करके मारा गया, बस्तर लगातार इससे पीड़ित रहा। और नक्सलियों ने न केवल कानून को अपने हाथ में लिया बल्कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को वहाँ पे फांसी की सज़ा सुनाते और वहाँ पे लटका दिए जाते, मौत की सज़ा सुनाते और मार मार के उसको वहीं पे मौत की नींद सुला देते। स्कूल तोड़े गए, अस्पताल तोड़े गए, पुल पुलिये तोड़े गए। तो ये नक्सलवाद और नक्सल हिंसा का सबसे बड़ा शिकार यदि हिंदुस्तान में कोई भूभाग हुआ है तो छत्तीसगढ़ हुआ है। विकास इसलिए नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ में नक्सल आतंक था, विकास इसलिए नहीं हुआ कि नक्सलियों ने विकास के सारे रास्ते रोकने का काम किया। और ये कल्पना मुख्यमंत्री के नाते हम सबके थी। और 15 साल एक प्रयास हुआ जिसमें डेवलपमेंट के काम बस्तर में हमने शुरू किया, सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ, स्कूल हुए, पोटा कैबिन की स्थापना हुई, एजुकेशन हब का निर्माण हुआ और जंगल वारफेयर की स्थापना होकर पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग। और यदि मैं शुरुआत की बात करूं तो जब मैं मुख्यमंत्री बना और नई चुनौती को मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि छत्तीसगढ़ की पुलिस उस समय सिर्फ नक्सल हिंसा या गुरिल्ला वार के लिए तैयार ही नहीं थी। सिंपल पुलिसिंग का काम इनके हाथ में था। और थाने हमारे ऐसे थे कि कच्चे मिट्टी के बने हुए थाने थे। थाने ऐसे थे जिसको लूट लिया जाता था। हिंदुस्तान में शायद छत्तीसगढ़ ही ऐसा स्थान था जहां थाने लूटे गए, जहां कच्चे मिट्टी के थाने रहते थे। 10-20 के पुलिस वहां पे उपस्थिति रहती थी। हमने इन सारी बातों को ध्यान देके पुलिस की भर्ती का अभियान चलाया। 1 लाख से ऊपर जवानों की भर्ती हुई, नए थाने का निर्माण हुआ, 1-1 करोड़ के थाने बने। इनके ट्रेनिंग के लिए जंगल वारफेयर की स्थापना हुई और उसके साथ ही साथ आधुनिक शस्त्र पुलिस बल को दिया गया और अंदरूनी क्षेत्र में थाने बनाने का क्रम चालू हुआ। इससे हम आगे बढ़ते गए। मगर ये हिंसा निश्चित रूप से पूरे देश को और छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से प्रभावित उसने किया। मैं आज अमित शाह जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाया और इस इच्छा शक्ति के साथ ही साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इन्होंने किया। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक इतिहास रचा था 562 रियासतों का विलीनीकरण करके, तो उन्हें हमने लौह पुरुष कहा। और उसी प्रकार अमित शाह जी ने न केवल 370 और 370 के बाद इन्होंने नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में जो कदम उठाया है, उनको साध्य पुरुष के रूप में देश जानेगा। और आज मैं कहता हूँ कि बस्तर फिर से वहाँ पे ढोल और मांदर गूंजेंगे, फिर से वहाँ विकास के काम होंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, अस्पताल चलेंगे और जो पुल पुलिये तोड़ दिए गए थे उनको बनाने की प्रक्रिया भी माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू कर रहे हैं। तो नया सवेरा आ रहा है। सर, आपने उसी पत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि तत्कालीन यूपीए सरकार नक्सलवाद को राष्ट्रीय समस्या मानती नहीं थी, इसको राज्य की समस्या, प्रदेश की समस्या मानती थी। क्या इस वजह से भी इतना समय लगा इसके खात्मे में? सोच का फ़र्क था और सोच के इस फ़र्क में मैंने देखा कि जब भी नक्सल विषय को लेकर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर में बैठक होती थी, गृह मंत्री जी बैठक में रहते थे, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते थे, उनको अलग अलग बातों को लेकर जो इनके बयान आते थे, कभी कहते थे कि नक्सली समस्या स्थानीय समस्या है, कई बिगड़े हुए बच्चे नक्सलियों को कहा करते थे,
कई कहते थे कि इनको बातचीत के द्वारा, चर्चा के द्वारा इनके आंदोलन को रोका जा सकता है। मगर मैंने देखा कि जब पहली बार मनमोहन सिंह जी के साथ बैठक हुई तो उन्होंने ये कहा कि आज यदि देश के, ख़ास तौर से उस समय की स्थिति में उन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा यदि कोई खतरा है तो नक्सलवाद है। इस बात को मनमोहन सिंह जी ने भी स्वीकार किया। और उसके बाद भी सरकार को जिस गंभीरता के साथ इस मुद्दे को आगे बढ़ाना था, इस नक्सलवाद के खिलाफ मोर्चा लेना था, सरकार ने कभी कांग्रेस के रहते गंभीरता से लिया नहीं। और आज मैं कह सकता हूँ कि 2014 के बाद स्थिति में परिवर्तन आया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बनने के बाद एक संकल्प के साथ 31 मार्च 2026 का तारीख तय हुआ और आज हम ये कह सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान और बस्तर और छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से समाधान हो चुका है। जब गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने संरक्षण दिया नक्सलवाद को पाला पोसा, तो इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी मंच पर इस पर आकर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ये सरासर झूठ है और गलत है। जिस प्रकार नक्सल मुद्दे को लेकर कांग्रेस की सरकारें यहाँ पे लंबे समय तक, एक घटना मुझे आज भी याद आ रहा है, कांग्रेस सरकार नक्सल के लिए कितनी गंभीर थी। मध्य प्रदेश में मैं विधायक हुआ करता था और नक्सल में महाराष्ट्र के दिग्विजय सरकार के मंत्री, बालाघाट के रहने वाले, उनको नक्सलियों ने उनके घर में गला रेत कर कैबिनेट मंत्री की हत्या कर दी। और उस हत्या करने के बाद भी उन लोगों ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाए कि यदि मंत्री मारा जाता है नक्सलियों के द्वारा, इसका मतलब ये सरकार के ऊपर सीधा अटैक हो रहा है। उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाए। छत्तीसगढ़ में कितनी घटनाएं हुई लगातार, उसके बाद भी कोई गंभीरता नहीं रही। तो मैं कहता हूँ कि जो माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी कहते हैं, वो उनका अनुभव कहता है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कभी नक्सलवाद की समस्या के लिए कोई समुचित रणनीति नहीं बनाई, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान नहीं बनाया, और इसलिए नक्सलवाद लगातार आगे बढ़ता रहा। सर, इस पर वो कहते हैं कि झीरम में हमने अपने बड़े बड़े नेताओं को खोया, हमने राज्य के सभी शीर्ष नेताओं को खो दिया, तो फिर हम नक्सलवाद को बढ़ावा क्यों देंगे या फिर उसको पालेंगे पोसेंगे क्यों? नक्सलवाद की बढ़ावा देने का मामला मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जब अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र को पूरी तरीके से बंद करके रखा गया, ना वहाँ सड़कें बनी, ना स्कूल बने, ना पुल बने, ना पुलिया बनी, अनसर्वेड, न पूरा अबूझमाड़ का एरिया आज तक सर्वे नहीं हुआ आज़ादी के इतने दिन के बाद, तो कांग्रेस की सोच क्या थी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ये दिखाता है कि पूरे के पूरे बस्तर को हमने काट के रखा, बस्तर को अलग मान के रखा और बस्तर के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। ये जो कहा जाता है कि नक्सलवाद समस्या और नक्सलवाद में वर्ग संघर्ष की वजह से नक्सलवाद पनपता है, मगर बस्तर में वहाँ का जमींदार भी है तो तेंदुपत्ता तोड़ने जाता है, वहाँ ना कोई जमींदार है ना वहाँ कोई मजदूर है, वहाँ सब लोग तेंदुपत्ता और से आजीविका चलाते हैं, लघु वनोपज से उनकी आजीविका चलती है, वो भी खेत में काम करते हैं और कहीं भी लैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और यदि 50-40 साल नक्सलियों के रहते कौन सा लैंड रिफॉर्म बस्तर में हुआ, कौन सा उनकी बातें हुई जिसको बड़ी बड़ी किताबों में वो दोहराते हैं, सिर्फ शोषण और लूट हुआ। और लूट के सिवाय आज उनके पास सोने का भंडार मिल रहा है, ये तो बहुत कम हिस्सा है कि 10, 15, 20 किलो सोना मिल रहा है, करोड़ों रुपया मिल रहा है। यदि सब जगह के इनके स्टॉक को देखा जाए तो कितना धन का संग्रह किया। तो ये नक्सलवाद के चारू मजुमदार और कानू सन्याल ने क्या इसी बात को लेकर इस आंदोलन की रचना की थी कि सोने के स्टॉक रखेंगे और करोड़ों रुपया का पैसा उनके पास होगा। ये भटक गए थे,
ये सिर्फ लूट करने लगे थे और इनका अंत निश्चित था, जो हो गया। फिर आखिरी के एक दो सवाल मैं आपसे और करूंगा। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि क्या सरकार अगर ये दावा कर रही है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो भविष्य में कोई भी अटैक होगा, कोई भी नक्सली हमला होगा, तो सरकार ये मानेगी कि वो नक्सली हमला नहीं है? देखिए, वैचारिक रूप से नक्सलवाद के जो टॉप लीडर्स हैं, गृह मंत्री जी ने भी कहा, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी ने भी कहा कि टॉप लीडर्स जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। और ये नहीं कहा जा रहा है कि 100% धरातल पे जो भी नक्सल आंदोलन से जुड़ा था उन्होंने सरेंडर किया है। अभी पहले फेज में किया गया है, अब उनसे और संपर्क करके रोज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही करीब 35 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। अन्य राज्यों में हो रहा है, यहाँ से भाग के आंध्र प्रदेश चले गए, अलग अलग राज्यों में चले गए। तो ये प्रोसेस लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। और वैचारिक रूप से संगम सदस्य, उनके दल के सदस्य, वो तो नीचे काम कर रहे हैं। वैचारिक रूप से भी इनके लिए आने वाले समय में एक सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सर, पापा राव का मैंने इंटरव्यू किया तो उसकी तरफ से कहा गया कि हमने हथियार छोड़ा है, लड़ाई नहीं छोड़ी है। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जो नक्सली पुनर्वास में आ गए हैं वो दोबारा फिर कभी नक्सलवाद के रास्ते पर नहीं जाएंगे? देखिए, हम पहले भी कहते थे और आज भी कहते हैं, आप डेमोक्रेसी पे भरोसा करिए, भारत के झंडे पे भरोसा करिए। चुनाव की प्रक्रिया है, बुलेट छोड़िए, बैलेट पे आइए। आप में यदि इतनी लोकप्रियता है तो आप भी इस प्रजातंत्र के चुनाव में आइए, जनता के बीच जाइए। जनता का निर्णय अंतिम होता है। यदि उनको लगता है कि उनका रास्ता सही था तो वो रास्ता और आज जो रास्ता सरकार चला रही है उस रास्ते के बीच में कहीं कोई गैप नहीं रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जनता ने उनको रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने के बाद अब उनकी हिम्मत नहीं है कि इस प्रकार की प्रजातांत्रिक, क्योंकि जीवन भर जो झंडे को जलाते रहे, जो संविधान को नहीं मानते रहे, जो खुद अपनी कोर्ट और न्यायालय बनाते रहे, वो डेमोक्रेसी में जनता के बीच जाने की उनकी ताकत नहीं है। और ये तो प्रजातंत्र में सबके लिए अवसर रहेगा। यदि वो आते हैं चुनाव की दृष्टि से, आगे कभी मैदान में आते हैं, तो जनता निर्णय करेगी। सर, एक आखिरी सवाल, अर्बन नक्सलवाद और वैचारिक नक्सलवाद किस तरीके से खत्म होगा और कब तक? बिल्कुल, देखिए, एक लड़ाई पहले चरण में जीत ली गई है। दूसरी लड़ाई, वो चाहे अर्बन नक्सली का है या अंदर के वैचारिक धरातल पे जो उनका चिंतन है, यदि कुछ लोग सोचते होंगे, ये दोनों निश्चित रूप से जो फेज़ 2 जिसको हम कहते हैं कि आने वाले समय में वैचारिक रूप से इस सारे विषयों की जब चर्चा होगी, नीचे तक मामला जाएगा, तो बस्तर और सरगुजा और देश के लोग भी समझेंगे कि नक्सल अपने रास्ते से भटक गए थे और ये रास्ता सही नहीं था। थैंक यू सर, समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। छत्तीसगढ़ का शिक्षा शहर दंतेवाड़ा की पहचान है जावंगा। नक्सल मुक्त दंतेवाड़ा की राह। साल 2011-12 में जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद चरम पर था, राज्य में रमन सिंह की सरकार थी और दंतेवाड़ा में कलेक्टर हुआ करते थे ओपी चौधरी। वही ओपी चौधरी जो साय सरकार में वित्त मंत्री हैं।